क्या एक्सपेक्टेड था जो फैसला आया? कि निगरान सेटअप है ये मोहसिन नकवी का, जी जी, पंजाब का, और वो मुलाजम बना हुआ है वफाकी हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत का। अजहर सिद्दीक साहब, मैं आपको अपने बारे में बताता हूं। मेरा 1 दिन का ट्रांजिट रिमांड मांगा गया था कराची में। मैजिस्ट्रेट साहब ने कहा आप 3 दिन का ले लें। ऑलरेडी पाकिस्तान में इतना सियासी अदम इस्तेकाम है और इतना मुआशी अदम इस्तेकाम है कि दिनों के हिसाब से हमारे रिजर्व रह गए। उनको भी अपनी जबान को इस अंदाज से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हम भी दौर पर तनकीद करते हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान के निज़ाम को ना बुरी तरह एक्सपोज कर दिया। दिस इज ए पॉलिटिकल क्राइसिस। 30 के करीब ऐसे लोग हैं जो अनइलेक्टेड हैं और उन्होंने क्या कर दिया? सिर्फ लूटमार, सिर्फ पैसे बनाना। अगर आप और इदारे मेरे आइन को नहीं मानते तो फिर आप मुझे कैसे कहेंगे कि आप आइन को मानो? From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। मुल्क में सियासी गर्मा गर्मी में इजाफा हो रहा है। टेंशन है कि कम ही नहीं होके दे रही है। गुज़िश्ता शब से जब से लोगों ने यह सुना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, फेसबुक अकाउंट से, मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर एक बात जबान ज़द-ए-आम हुई। लोगों को मैसेज मिला कि सब जमान पार्क पहुंचे, क्योंकि इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा है तो सब के सब जमान पार्क पहुंचे। सुबह तकरीबन 3:30-4 बजे तक ये धमाचौकड़ी चलती रही। उसके बाद फवाद चौधरी साहब मीडिया के ऊपर आए। उनके साथ जमशेद इकबाल चीमा साहब थे। उन्होंने मीडिया पर आते ही कुछ ऐसे सख्त जुमले दिए जिसका असर यह हुआ कि तकरीबन 1.5 घंटे के बाद उनको उनके घर से एब्डक्ट किया गया। ये वो जुमले हैं जो उनकी फैमिली कहती है। फारूक हबीब साहब जो कि आई विटनेस थे सारे मामले के, उन्होंने बताया कि उनको गिरफ्तार नहीं बल्कि अगवा किया गया। उसके बाद सारा दिन धमाचौकड़ी लगी रही। हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जिस तरह सुनवाई हुई, कहा गया उनको पेश किया जाए, कम से कम 5 मरतबा समात मुकर्रर की गई, लेकिन उसके बावजूद आईजी साहब जब पेश हुए तो मामला निमट गया, दरख्वास्त निपटा दी गई, उनकी गिरफ्तारी को जायज़ करार दिया गया और उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर उनको अदालत में पेश किया गया। अदालत में पेश करने के जो मनाजिर थे वो ऐसे थे जैसे किसी दहशतगर्द को पेश किया जाता है। ये पहली दफ़ा हमने मनाजिर नहीं देखे हैं। इससे पहले जब भी इस तरह के वाक़यात के अंदर या जिनके ऊपर इस तरह का नाम निहाद इल्ज़ाम लगाया जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको इसी तरह पेश किया जाता है। मैं खुद एग्जाम्पल बना, शहबाज गिल साहब के साथ यही हुआ, आजम स्वाति साहब के साथ यही हुआ, इमरान रियाज खान साहब के साथ यही हुआ, बाकी लोगों के साथ यही हुआ और हमने देखा। और आज जो कुछ हुआ है ये पाकिस्तान के अंदर बुनियादी इंसानी हुकूक के मुंह के ऊपर एक तमाचा है। लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर ये कब तक जारी रहेगा। इमरान खान साहब ने शाम में खिताब किया और उन्होंने तमाम तर निगाहें मुअज़्ज़ज़ अदलिया की तरफ की हुई हैं कि हमें अगर इंसाफ की अगर उम्मीद है तो सिर्फ और सिर्फ मुअज़्ज़ज़ अदलिया से है। आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, पीटीआई इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखती है और मुल्क में मौजूद एक्सपर्ट्स क्या समझते हैं, आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले ट्रेंडिंग टुनाइट की आज का जो हमारा हैशटैग है, हैशटैग पॉलिटिकल क्राइसिस। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साबिक रुकन कौमी असम्बली। स्टूडियोज़ में आपने हमें बड़े एन मोमेंट पे ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब हैं। आपकी फ़्लाइट है लेकिन उसके बावजूद आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिबा चौधरी साहिबा, अहलिया फवाद चौधरी साहब की कुछ ही देर में हमें टेलीफोन पर ज्वाइन करेंगी और कवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो भी हमें थोड़ी देर बाद ज्वाइन करेंगे। सदाकत अब्बासी साहब, ये हुआ क्या है पूरा? जमील बहुत शुक्रिया, आपने जितना का इंट्रो दिया मेरे ख्याल बहुत सारी बातें तो आपने एक्सप्लेन कर दी। फवाद चौधरी साहब पे इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने किसी को मुंशी कहा और कोई तनकीद की। वो तनकीद अगर आइन और कानून के दायरे से बाहर है तो उसका आइन और कानून तरीक़ाकार भी बताते हैं। उस तरीके से फवाद चौधरी साहब को जिस तरह किसी टेररिस्ट को या किसी बड़े हीनियस क्राइम वाले बंदे को अरेस्ट करना और उस तरीके से जाके उनके ऊपर मुंह के ऊपर कपड़ा डाल के और जनाब वो बड़ी हम सबके साथ यही हुआ है, पुलिस की गाड़ियाँ वो जाके, इसका एक मकसद है, ये सिर्फ टेरराइज करना, डराना, धमकाना, खौफ फैलाना। क्योंकि सबको पता है
कि जिस पार्टी की नुमाइंदगी फवाद चौधरी, वो अपनी बात तो नहीं कर रहा। फवाद चौधरी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और सबसे बड़े मकबूल लीडर का एक तर्जुमान है और वो तर्जुमानी का उनको कर रहा है और उनको खौफ उसी से है कि किसी तरह से कोई तरीक़ाकार बने कि इमरान खान जो है वो उनसे वो कैसे जान छुड़ाएं। अब इलेक्शन का इमरान खान ने असेंबलियाँ तोड़ दी हैं, अब जो कुछ भी हो अब 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होना है, अब इलेक्शन की वो डेट देना नहीं चाह रहे। दूसरी बात ये कि इमरान खान ने KPK में एक केयर टेकर गवर्नमेंट को ऑपोजिशन की ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और एक बड़ा वाइज डिसीजन था, अच्छा डिसीजन। पाकिस्तान में एक सूबे में अब कम से कम एक इस्तेहकाम की तरफ सूबा जा रहा है। इलेक्शन होगा, जो जीतेगा हारेगा, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, ये दोनों साइड ऑफ दी आयल ने उसको एक्सेप्ट किया और उससे आगे चला। अब पंजाब में ऑलरेडी पाकिस्तान में इतना सियासी अदम इस्तेहकाम है और इतना मुआशी अदम इस्तेहकाम है कि दिनों के हिसाब से हमारे रिजर्व रह गए हैं, महंगाई इंतहा दर्जे की है, एक्सपोर्टर आपका रो रहा है, इंपोर्ट की LCs नहीं खुल रही, मईशत बिल्कुल नोज डाइव नीचे जा रही है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को किसी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो लोग आज हुक्मरान बने हुए हैं ये जानबूझ के अब मोहसिन नकवी को लगाने का मतलब ये था कि एक अदम इस्तेहकाम आएगा। इन्होंने कोई रीज़नेबल बंदा इनके पास नहीं था देने के लिए, जान के इन्होंने किया कि जी वो ऐसा हो। और उसके बाद मोहसिन नकवी ने इल्ज़ामात को 2 दिन में साबित कर दिया कि तमाम पुलिस की और इंतज़ामी वो ट्रांसफ़र्स जिन पे हमें था कि इन्होंने हमारे पे 25 मई को जुल्म किया, लेकिन उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन ने एक तरीकाकार वज़ा किया हुआ है ना कि कोई भी निगरान सेटअप इतने बड़ी पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकता। आपके पास राइट है इलेक्शन कमीशन में जाने का। वो इलेक्शन का ऐलान इसीलिए नहीं कर रहे कि वो चाह रहे हैं किसी तरह से इमरान खान की आर्म ट्विस्टिंग करें, इमरान खान के बंदों को डराएं धमकाएं, इमरान खान को अरेस्ट करें। अब मुझे बताएं, इस वक्त हुकूमत को फिक्र करनी चाहिए कि मीशत को कैसे बचाना है। पाकिस्तान डूब रहा है और जो इदारों को भी मैं सवाल करता हूँ कि पाकिस्तान डूब रहा है, इनका फोकस इधर होना चाहिए या फवाद चौधरी को अंदर कर लेंगे, इमरान खान को आप प्रेशराइज करेंगे तो इससे आप मजीद अदम इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे। लिहाजा मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक कि पाकिस्तान को एक अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाके कोई ये चाहेंगे कि कोई ऐसा बहाना मिले कि इलेक्शंस ना हो और हमें जो अवाम पाकिस्तान का रिएक्शन है इनकी शक्लें देख के, इनकी हरकतें देख के, इनकी ओवरऑल जो एक इन्होंने 9 महीने में 10 महीने में ये एक्सपोज हुए हैं, तो ये इलेक्शन के डर के मारे किसी पॉइंट के ऊपर ये भी जहन में है कि खान साहब ने जो दोनों असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला किया था वो नहीं करना चाहिए था, या उसमें थोड़ा सा अगर लचक होती तो हालात जरा मुख्तलिफ होते हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर सियासी तौर पे आप लोगों ने अपोज किया था इस डिसीजन? नहीं, पूरी बात पार्टी के अंदर लोगों अगर सियासी तौर पे देखें, अपनी पार्टी के तौर पे देखें तो हमें तो सूट करता था कि 2 हुकूमतें हमारी थी, हमारी मतलब एक लिहाज से गवर्नमेंट है, इंतजामिया है, हमारे तरक्याती काम हो रहे हैं। अब उस लीडर के बारे में सोचें जमील कि जिसने अपना सियासी नुकसान इसलिए किया कि मुल्क को जनरल इलेक्शन की तरफ ले जाया जाए और मुल्क का ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है या जो मुल्क डूब रहा है, डॉलर आज उन्होंने कह दिया कि डॉलर को हम 240 और 250 का करेंगे, तो उसको बचाने के लिए इमरान खान साहब की PTI की ये कुर्बानी है, इसको आप कुर्बानी समझें। तो वो कुर्बानी है, उसको मुझे सियासी तौर पर नुकसान है, मुझे तो ये सूट करता था कि हमारी गवर्नमेंट चले, लेकिन अगर मेरी सियासत या मेरी पार्टी की सियासत मुल्क से आगे तो नहीं है, तो ये इमरान खान साहब का एक स्टेट्समैन होने का एक सबूत है। अपने सियासी, अपनी ताकत, अपनी हुकूमत, अपने आप को ख़तरे में डाल के उन्होंने ये फैसला किया ताकि मुल्क को एक ओवरऑल लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ ले जाया जाए। तो अगर आखिरी बात सवाल आपका ये कि क्या ये नुकसान था, हाँ ये PTI के लिए गलत था, लेकिन पाकिस्तान के आगे बढ़ने के लिए ये आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए कुर्बानी आप लोगों ने दी है। मैं ज़रा अजहर सिद्दीक साहब आज सारा दिन जो है वो केस को देखते रहे, खासतौर पर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जब इन्होंने चैलेंज किया है ट्रांजिट रिमांड वाले मामले को, तो उसमें क्या हुआ? अजहर सिद्दीक साहब आप तो खुद वहां पर मौजूद थे, क्या एक्सपेक्टेड था जो फैसला आया? बहुत शुक्रिया जमील फारूकी साहब। बहरहाल मुझे तो एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी। बुनियादी हकूक या फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन का मामला लेकर गए थे और प्रोडक्शन का कहा था 3 कम से कम ऑर्डर पहले हुए कि पेश किया जाए और बहानेबाजी चलती रही नजर आ रहा था। और तकलीफ से बात ये है कि निगरान सेटअप है ये मोहसिन नकवी का, जी पंजाब का, और वो मुलाजम बना हुआ है
वफाकी हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत का। बगावत यानी आप तो भुगत के आए हैं ना। जी जी। बगावत, मुंशी का ना बगावत है तो पूरी कौम कहेगी यार ये तो कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, समझना ये। और दूसरा देखें, ये 10 घंटे में सारा कुछ हो गया। कहाँ गए केसेस, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के, पर्चा दर्ज हुआ 5:56 के ऊपर, वो टीवी पे देख रहे थे यार, बड़ी दफा समझिएगा, टीवी पे देख रहे थे इस्लामाबाद में। बेवकूआ लाहौर में हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में हुए, लाहौर में पर्चा दर्ज करा दिया आपने वहां। और आपको पता है थाना कोसार सेडिशन के पर्चों में बड़ा एक्सपर्ट हो गया हुआ, आपको पता है इतने पर्चे दर्ज किए हैं, कुछ अपना गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम लिखा जाएगा थाना कोसार का। लेकिन ये तारीखी तौर पर है, पीडीएम ने भी भुगतना है किसी स्टेज के ऊपर, ये जो कुछ भी हो रहा है कल उन्होंने भी भुगतना है, इस गड्ढे में उन्होंने भी गिरना है। वक्त बताएगा ये सारी चीजों को सामने रखते हुए। अदालत के सामने यही तो चीजें रखी सारी। सुबह यानी 10 बजे पर्चा दर्ज होता है जी, सुबह 5 बजे धुंध है यहाँ पर, और उसके बावजूद आप देखें तो बाकायदा उस धुंध में ये पहुंच जाती है पुलिस। फिर 3 पुलिस के लिखे हुए रपट के अंदर, और यहाँ हमने देखा कि 20 पुलिस वाले आए फवाद चौधरी को लेने के लिए, 50 पुलिस वाले। अब इस मौके के ऊपर तौहीन अदालत की दरखास्त तो दायर की जाएगी, और जो अपना मैजिस्ट्रेट थे जिन्होंने राहदारी रिमांड किया उन्होंने भी ज़हन का इस्तेमाल नहीं किया। भाई वो एक बंदा गैर कानूनी हिरासत करके ले आया है तो आप रिमांड दे देंगे, क्यों दे देंगे रिमांड? तो पहले जस्टिफाई करे, वो पहले आपको तसल्ली करे इस बात की कि वो जो गिरफ्तारी है, आप जो कि आपकी जुरिस्डिक्शन से बंदा लेके जा रहा है, ये इसलिए रखा हुआ है बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। अगर सिद्दीक साहब, मैं आपको अपने बारे में बताता हूं, मेरा 1 दिन का ट्रांजिट रिमांड मांगा गया था कराची में, मैजिस्ट्रेट साहब ने कहा आप 3 दिन का ले लें। तो मैं यही बात खत्म हो गई ना। अरे आजर भाई, आपके आने से पहले कंवर दिलशाद साहब से मैं बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, कंवर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कंवर भाई, ये तौहीन इलेक्शन कमीशन भी, एक बात कर दूं, एक बात याद है मुझे, सिर्फ एक बात। जी जी, जल्दी कर दीजिएगा प्लीज। अच्छा, ये जरूरी है समझने के लिए, इलेक्शन कमीशन हुकूमत नहीं है। बगावत का पर्चा हुकूमत दर्ज कर सकती है, वफाकी या सूबाई हुकूमत। इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, और इदारे अगर इस तरह का इदारों को यानी सेक्शन 10 दिया हुआ है तौहीन अदालत के हवाले से, आपके पास इख्तियार है, वो इस्तेमाल करें। वो आपने कमाल ही कर दिया, ताकि सारी तारीख में इससे कंट्रोवर्शियल और नालायक तरीन इलेक्शन कमीशन नहीं गुजरा कि जिसका काम हुकूमत, यानी छोड़े आप वजीर आज़म वगैरह को, इलेक्शन कमीशन को बैठा दे सारे को वजारत उज़्मा पे, वजारत आला पे बैठ के ये हुकूमतें करें, आप और हम रियाया बन जाएं, दैट्स ऑल। यानी ये कभी नहीं हुआ कि आपने निगरान हुकूमत इलेक्शन कराने थे। मगर ये क्या हो रहा है, ये तकलीफ दे बात है, जवाब देना होगा किसी ना किसी वक्त इन सबको। वेरी राइट। मैं जरा कंवर दिलशाद साहब, कंवर साहब, ये तौहीन इलेक्शन कमीशन भी टर्म होती है जिसके ऊपर इतना सख्त एक्शन हो सकता है? दरअसल देखा जी, फवाद चौधरी साहब जो हैं वो बहुत सियासतदान हैं, वो अपने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के बड़े सीनियर एडवोकेट भी हैं, और मुख्तलिफ हुकूमतों में वो अपनी अच्छी वजारतों में भी रहे। तो उनको ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। तनकीद करें, तनकीद करने से इदारा मजबूत होता है, अपना एहतसाब करता है। लेकिन उसको ये कहना कि हम आपके खानदान को नहीं छोड़ेंगे, हम आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम आपको घर पर भी पहुंचने देंगे, ये जो अल्फाज हैं ये सारे एक इदारे की तौहीन हो रही थी। इदारे को की ललकारा गया, इदारे को की इख्तियारात को ललकारा गया कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, पीछा नहीं छोड़ेंगे, खानदान तक का नाम दिया। अब खानदान कहाँ से बीच में आ गए? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर आप तनकीद करें, फैसले पर तनकीद करें। आज़र सदीक साहब हमेशा तनकीद भी अच्छी अंदाज से करते हैं, लेकिन बहरहाल जितने भी मामला होता है वो तनकीद के दायरे में रहना चाहिए था। उनको उन्होंने ज़ातियात पे कर दिया कि मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, धमकियां देनी शुरू कर दी उनको के खानदान को। तो ये तो एक जहर है। तो इलेक्शन कमीशन ने जो खिलाफ के मुकदमे दायर किए, उनको 8, 10, 4, 5, 6 दफा लगाई है। मुझे नहीं पता ऐसे बगावत का मुकदमा कौन सा है, तो वो तो जहर है कि 4, 5 दफात लगाई है। वो तो आज सदीक साहब जानते होंगे कि इसमें बगावत का मुकदमा कौन सा है। लेकिन मसला ये हो गया कि इतने बड़े सियासतदान जो अल्लाह ताला ने उनको बड़ी इज्जत दी, फवाद चौधरी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, मैं उनको, वो मेरी इज्जत करते हैं, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मुझे इस लिहाज से मुझे हैरानगी हुई कि वो चंद महीनों से 8-10 महीनों से इलेक्शन कमीशन के अंदाज में किस अंदाज से वो तनकीद करते रहे, जिस पर दफात उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हुक्म के तहत उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई, यानी हुक्म दिया इलेक्शन के। ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि ऐसा एक शख्स के बारे में जो केस दर्ज करवाया गया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हुक्म के तहत। तो अब उनको गिरफ्तारी हो गई है, फैसला अदालतें करेंगी कि वो बगावत के ज़िम्मे में आते हैं नहीं आते,
जमानत होती है नहीं होती, लेकिन बहरहाल उनको भी अपनी जबान को इस अंदाज से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हम भी दौर पर तनकीद करते हैं। आपको बाजोशी को पता है कि हमारे बाद सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले ऐसे आते रहे कि हमने तनकीद की कि आपने नहीं किया। इवन जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फैसला किया कि वोट गिनने शुमार नहीं किए जाएंगे, लेकिन वोट कास्ट हो सकता है लेकिन उनको शुमार नहीं किया जाएगा, गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा, तो हमने कहा ये आइन के खिलाफ है, आइन में तो इजाजत नहीं है। आइन का आर्टिकल 63 हमने बड़ी शदीद तनकीद की, ये हमारा हक बनता है, हमने राय दी। इसी तरह फवाद साहब को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के एक और बड़ी अहम बात ये कंवर साहब, कलामी की माजरत आपसे ही पूछूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोर्ट की हैसियत तो किसी हद तक रखता है, लेकिन बाकायदा कोर्ट तो नहीं है, तो उसकी तौहीन, इज दैट अ राइट टर्मिनोलॉजी टू से सर? जब कोर्ट नहीं है आप तौहीन करते रहे आप, ठीक है, वो तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। अब तौहीन इलेक्शन का फैसला जो 31 जनवरी जैसे अखबार में पड़ा है 31 जनवरी को आ जाएगा कि इलेक्शन के पाकिस्तान को जो खुद इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 10 है उसमें उनको मुकम्मल इख्तियार दिए गए हैं। आजर सदीक साहब इस पर तायद करेंगे, इस पर मुकम्मल तायद ये दिया गया है कि जो इलेक्शन कमीशन की तस्दीक करेगा वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट के जिम्मे में आएगा, और वो उन्होंने ऑर्डिनेंस 2003 का हवाला दिया है कि उसके तहत मुकदमा दर्ज होगा, आर्टिकल 204 का हवाला दिया है। तो जब उनको इतने इख्तियार दे दिए हैं इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 10 के तहत, तो फिर उन्होंने अपने इख्तियार को इस्तेमाल भी किया। तो ये तो एक अब बाकी फैसले अदालतों ने करने हैं कि भाई ठीक है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हर फैसले के खिलाफ अदालतें मौजूद हैं, अदालतों ने फैसले कानून भी करार दिए हैं, ठीक है। इसी तरह महतायत अदालतों के फैसले हमारी आला अदालतें उनको कानून करार दे देती, इसमें कोई जुर्म नहीं होता, किसी की तौहीन नहीं होती। ये अपने विजन के तहत हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जो फैसले पर नजरसानी करके अपने हकामात जारी करती है। तभी अभी बड़ा हमें इस चीज का हैरानगी हुई कि जनाब बिला वजह इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को, ठीक है, केयर टेकर सिस्टम के तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इख्तियार दिए गए हैं आर्टिकल 224A के तहत कि वो जो पार्लिमानी कमेटी के जो नाम उनकी तरफ आएंगे तो उसमें से जो भी सूटेबल शख्स होगा उसको वो चीफ मिनिस्टर, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का तकर्र कर देंगे। तो आइन ने कहा है और ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का फैसला हातमी होता है। इसके बाद ये भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियार नहीं है कि वो किसी बाहर से किसी आदमी को ले आए, ये भी इख्तियार नहीं है। और तीसरी बड़ी अहम बात यह है कि आइन में 48 घंटे दिए इलेक्शन कमीशन को, अपने 48 घंटों में फैसला करना है। तो ये सारी चीज, इसके साथ ये भी हमें इंटरप्रिटेशन है, बाकी तो आदिल सदीक साहब ज्यादा जानते हैं कि इनके फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। मेरी नाकिस राय में नहीं जा सकते, क्योंकि आइन का आर्टिकल 41 में जो सदारती इलेक्शन होता है तो वहाँ लिखा हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो रिटर्निंग होता है उनके फैसले के खिलाफ वो एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, उनके खिलाफ किसी अदालत में अपील या चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 41 कहता है। जनाब कवर हमारे साथ मौजूद रहिएगा, बाकी मौजूद मेहमान और सदाकत अली साहब स्टूडियोज में मौजूद है। ख्वातीन हज़रात, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइंदा के लाहे अमल पे पर बात करनी है। प्रोटेस्ट का तरीक़ाकार क्या होगा, खान साहब की खुदा न ख्वास्ता एक्सपेक्टेड जो गिरफ्तारी है उससे बचने का तरीक़ाकार क्या होगा, सिक्योरिटी लैप्स यानी 500 एहलकारों की जगह अब सिर्फ 50 एहलकार रहेंगे, उसमें खान साहब अपने आप को कैसे अपने आप को महफूज रखेंगे, इस पर बात होगी। एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। हिबा चौधरी साहिबा एहलिया हैं फवाद चौधरी साहब की, उनसे मेरा सवाल बनता है। हिबा साहिबा, पूरा दिन जो कुछ होता रहा, क्या आपको तवक्को है कि निज़ाम इंसाफ आपकी उम्मीदों पर पूरा उतर पाएगा? अच्छा, हिबा साहिबा से हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है आज दिन भर इतने मामला रहे तो सिग्नल्स के भी 10 जगह पे इशू होते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको कनेक्ट करते हैं। आपसे सदाकत अब्बासी साहब, खान साहब को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, कोई ऐसे थ्रेट्स? बाज़ाहिर यही लग रहा है कि जब से ये इम्पोर्टेड रजीम आया है इन्होंने मुल्क को ठीक करना था। इनके बकौल महंगाई बहुत ज़्यादा थी, इनके बकौल इन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो डिफरेंस है वो ख़त्म करना था और पाकिस्तान को ठीक करना था। वो तो सारा कुछ ही उल्टा हुआ। महंगाई 12% थी, आज 31-32% है। रिजर्व कोई $17 अरब थे, आज
3-4 अरब डॉलर रह गए, बाकी भी आपकी ग्रोथ 6% कम हो गई है। पाकिस्तान का हर हालात ख़राब करने के बाद आज इस वक्त मुल्क को हुकूमत की तरफ से ठीक करने की ज़रूरत है, और इनके पीछे इनका टारगेट क्या है कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार करना है, उसको दहशत गर्दों की तरह उसके ऊपर कपड़ा डालना है, उसको जनाब दिखा के डराना है, इमरान खान को गिरफ्तार करना है, हमें डराना है। ये नहीं कि आपके खिलाफ भी तो FIR हुई है। लेकिन FIR हुई हुई है, वो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, क्योंकि हमें हमारे में FIR रास्ता बंद किया, एहतजाज करने पे FIR हुई है। तो कहने की बात है कि ये करना क्या चाह रहे हैं, इनका ख्याल है इस तरह ड्राई धमकाएंगे और पाकिस्तानी अवाम भेड़ बकरियां हैं, वो सारे एकदम से उनको आसफ जरदारी और नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान पसंद आ जाएगा, तो मेरा ख्याल है नहीं है। दूसरा, इमरान खान साहब एक स्टेट्समैन है, जो मैं पिछली दफ़ा बात कर रहा था जी। उन्होंने KPK में अपना बदतरीन हमारा मुखालिफ है JUI की तरफ से एक चीफ सेक्रेटरी, साबिक चीफ सेक्रेटरी का नाम आया, इमरान खान साहब ने कहा कि ये एक फेयर इलेक्शन कराने के लिए हमें अगर ऑपोजिशन का बंदा देंगे तो शायद जो रिजल्ट है इलेक्शन है वो ज़्यादा क्रेडिबल हो जाएगा। इन्होंने तो वो अपना बच्चा और वो मतलब उनका पता नहीं किन किन की तरफ से ये जो बंदा लगाया गया, और उसने आते ही एकदम से सारी ब्यूरोक्रेसी में चेंजेस की, सारी इंतजामिया, सारी पुलिस के वो बंदे लगाए जो इमरान खान के बदतरीन मुखालिफ थे। तो यहाँ से लग गया था इनका गेम ये है कि मुल्क जाए अल्लाह माफ़ करे किसी जगह पे, इनके लिए ये है कि इनकी सियासत जो है वो इमरान खान को क्रश करने में शायद कोई इनको लग रहा है। तो मैं समझता हूँ ये जो आपका टीवी दिखा रहा है, ये जो फवाद चौधरी के साथ हुआ, जो आजम स्वाति के साथ हुआ, एक दो चैनल जो दिखा रहे हैं, शहबाज गिल सारे के नहीं साथ दिखा रहे। हुआ, जो जमील फारूकी के साथ हुआ, जी बिल्कुल, इससे इस रजीम को और इनकी पब्लिक में ये एक्सपोज हुए हैं, और इनके वोटर सपोर्टर जो हमारे रास्ते में हैं वो किसी बात का जवाब देने के अहल नहीं है। तो एक तो ये ख़तरे की बात ये है कि ये शायद पाकिस्तान को बिल्कुल तबाह करना चाहते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल डूब जाए, और फिर हमें नहीं, हैज दिस बीन टेकन सीरियसली इन द सीरियस क्वार्टर्स ऑफ PTI के खान साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है? रात को तो लोग निकले, आपके यहाँ क्या डिस्कस? देखिए, मैं समझता हूँ कि इमरान खान करोड़ों लोगों के दिलों में रहते हैं, और इमरान खान 70 साल के आदमी हैं, उनके जिस्म में 4 गोलियां पैवस्त हैं, आपने हमने सब ने देखा, और वो आज भी एक चीज़ पे डिटर्मिन है, अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, अपनी दोनों हुकूमतें ख़त्म करके पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए आपको मेरे लिए इंसाफ। और इमरान खान ने एक काम कर दिया, इमरान खान ने पाकिस्तान के निज़ाम को ना बुरी तरह एक्सपोज कर दिया, कौन क्या है, कौन क्या करता रहा है, कौन कैसी चीज़ें मैनेज हो रही हैं, वो सारी मेरे ख्याल लोगों के सामने। तो ये याद रखें, इदारे जितने भी हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन मुल्क के अवाम हर मुल्क के स्टेक होल्डर होते हैं। आज आपने श्री मजारी साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी? नहीं सुनी? मैं नहीं सुन सका। उन्होंने एक गिला किया, उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत को भी अब ये तय करना होगा कि वो किस साइड पे हैं। मतलब क्या उधर भी कोई शिकवा है बड़े लेवल का कि अब PTI खुल के बात कर रही है? जब सदर साहब के बारे में एक प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो वो एक लिहाज से वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, एक नॉन पॉलिटिकल एक उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, और वो PTI की तरफ से उनको डिमांड करने का ज़ाहिर इख्तियार है। मैं ये समझता हूँ कि क्या हम लोग जो पाकिस्तानी लोग हैं वो देख नहीं रहे कि पाकिस्तान की एक चलती हुई मईशत, चलती हुई हुकूमत, उसको हटा के एक चोरों का एक टोले को बिठा दिया गया, और उसके बाद वो भी पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तानी माशरा या पाकिस्तानी मईशत को ठीक करने की बजाय अपने लिए कानून बनाए जा रहे हैं। 78 लोगों को वज़ीर बना दिया है। पाकिस्तान में लोगों के पास आटा नहीं है, वो BMWs और मर्सिडीज़ मंगवा रहे हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, और वो और पकड़ दकड़ करके, और मुझे बताएं इस माहौल में कौन इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, इस माहौल में कौन फैक्ट्रियां लगाएगा, इस माहौल में कौन बाहर से आएगा? तो क्या जो पाकिस्तान के जिम्मेदार लोग हैं और जो साहिब इख्तियार लोग हैं उनको ये नजर नहीं आ रहा? खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को कुछ होता है इलेक्शन तो सब लोग डूबेंगे ना। इलेक्शन कराने लगे आपको लगता है? देखिए, मैं समझता हूँ नो देखिए, इन पे मुझे कोई एतबार नहीं है, हाँ। लेकिन पाकिस्तान में इदारे हैं, अदलिया है, जिसका हम सब डिपेंड करते हैं। हमारे इंसानी हकूक, हमारे जो बाकी शहरी हकूक हैं, वो अदलिया ने, आइन ने प्रोटेक्ट करने, और आइन का तहफ़्फ़ुज़ अदलिया ने करना है। हमें पूरा यकीन है कि अदलिया इस चीज़ को देख रही है, और 90 डेज़ के अंदर कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन होने, उसके बाद जो लोग अवाम जो वोट देती है, और मैं आपको यकीन दिलाऊं कि अगर कोई गवर्नमेंट आती है, कोई भी गवर्नमेंट आती है, तो उसके बाद मईशत के हालात खुद ही ठीक होना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान अगर स्टेबल गवर्नमेंट आती है, लेकिन अभी तो क्या है, मसला सारा यही है, अभी तो हुकूमत जो है वो खुद सियासी अदम इस्तेकाम क्रिएट कर रही है,
अपने मुखालफों पे क्रैकडाउन कर रही है और इमेज ये दे रही है कि पाकिस्तान में केओस है। जब केओस होगा पाकिस्तान में तो कौन इन्वेस्ट करेगा? पाकिस्तान की मईशत कैसे निकलेगी? हम कैसे वो 6% की ग्रोथ पे जाएंगे? कैसे रोजगार देंगे? कैसे लोगों को आटा देंगे? कैसे लोगों को हेल्थ कार्ड देंगे? कैसे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे? आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ क्योंकि अच्छी खासी हमने मजीद गुफ्तगू करनी है। अजहर सिद्दीक साहब, दिस इज़ ए पॉलिटिकल क्राइसिस, ये एक बहरान की कैफियत इख्तियार कर चुका है। निकला कैसे जा सकता है ऐसे मुल्क के अंदर जहां ह्यूमन राइट्स वायलेशन इस हद तक बढ़ चुके हों पिछले 9-10 महीने के दौरान? जी जमील फारूकी साहब मेरे से पूछा है? जी आपसे पूछा है अदर भाई। जमील फारूकी साहब याद रखिएगा, तारीख पाकिस्तान की 1947 के बाद लिखी जा रही है, और अगर पाकिस्तानी कौम अभी भी अपने आप को सही लाइन पे ना लेके आई तो फिर ये अंधेरों में डूब जाएगी। जब तो डूब गए आपने अपने अपने ये नहीं देखा कि लाइट चलेगी और यहाँ किसी ने पूछा तक नहीं, और हर कोई अब नारा लगा लें कि यानी इस मुल्क में ना करप्शन, ना लुटेरा, ना शराबी, ना माजरत के साथ यानी कोई नजर आ रहा है आपको कि किसी भी ऐसे मुल्जिम और मुजरम को आप लाखों के पीछे ले जाए? मुल्जिम और मुजरम कौन है? जो मुंशी कह देता है, जो सच बता देता है। यानी इस कौम में अब और क्या रह गया है? और वो सारे पीडीएम की जमातें जो हैं यानी क्या यानी वो सिर्फ किस लिए आई हैं? अपने गुनाह माफ करवाने के लिए माजरत के साथ सर। और वो कासम अली शाह साहब मोटिवेशनल स्पीकर की निस्बत क़यामत का इंतजार करें। यानी बंदा पूछे भाई फॉर गॉड सेक, अब जितना भी करना है कर लें। अब सवाल बड़ी सीधी सी है, कौम को खड़े होना है। मैं तो ये गुजारिश यही करूंगा कि कौम अभी ना खड़े हुई, मैं किसी इदारों के हवाले से बात नहीं करना चाहता। बात है इस पीडीएम की हुकूमत के खिलाफ, बात है इस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। इलेक्शन कमीशन का एक किरदार आजाद खुद मुख्तार है। इलेक्शन कमीशन मुलाजिम नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है। इलेक्शन कमीशन एक गैर जनतरफ होना चाहिए और उसे वो काम करने चाहिए जो आइन और कानून बताता हो कि कैसे करना है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी का चीफ मिनिस्टर बनाता है और जैसे ही चीफ मिनिस्टर बनाता है उसके बाद देखिए इलेक्शन कमीशन आ गया हुकूमत में। आपको आप भूल गए हैं शायद, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब है ना, वो इस वक्त वजीर आज़म पाकिस्तान है। बाकी जो 4 मेंबर है ना वो चारों वज़राए आला है। पता नहीं सर वो भी है या नहीं है, आप कह रहे हैं, आपकी बात मान लेते हैं। मैं तो देखिए ना, मैं तो बात बता रहा हूँ कि चले बताया ही सही, शक्ल तो दे दी ना, अपने हुकूमत बन गया ना। और अगर अभी भी आपने ना समझा इन चीजों को फिर आप बगावत की तरफ जाएंगे। सही मानों में ये बगावत कहाँ हुई, ये बगावत हुई है, फिर तो आप बगावत की तरफ जाएंगे। और फिर लोग जिस तरह फिर निकलेंगे, मैं अब इमरान खान साहब से जब मिलने गया बाहर, लोग रातों रात पढ़े लिखे लोग बाहर बैठे हुए हैं और वो पहरा दे रहे हैं और इमरान खान साहब पूरे जज्बे के अंदर मौजूद हैं। वो इस कौम के लिए, देखिए इस कौम के बाद आपको लीडर कोई नहीं मिलना, इन्हें मिलने हैं चोर चक्के जो सारे आपस में इकट्ठे हो गए हैं। 13 सियासी जमातों के टोले ने इस कौम को क्या दिया है मां सिवाय, देखिए आपने महंगाई कंट्रोल कर ली, आप डॉलर कहाँ ले गए, तेल कहाँ ले गए, एक आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी, कोई रोका हो आपने? आप यानी बताएं कि 13 सियासी जमातें मिलकर टेक्नोक्रेट कहा जा रहा है। कौन सा टेक्नोक्रेट? यही तो टेक्नोक्रेट है कि आपके 30 के करीब ऐसे लोग हैं जो अनइलेक्टेड हैं और उन्होंने क्या कर दिया, सिर्फ लूटमार, सिर्फ पैसे बनाना। और अभी रोजवेल्ट होल्डर का आपको पता चला होगा आपको। जी जरदारी साहब का आज एक रेफरेंस वापस हुआ है नैब को, कुछ खबरें और भी आ रही हैं उजैर जान बलोच से मुतालिक, मैं पता नहीं मुसद्दिका है या नहीं है, लेकिन इस मुल्क के अंदर जो हो रहा है वो हमें नजर आ रहा है सर। देखिए मैंने अभी दिलशाद साहब की बातें मैं सुन रहा था, मुझे बड़ा रिगार्ड करता हूँ, हम सब करते हैं, इतना रिगार्ड करता हूँ, लेकिन मुझे दुख और अफसोस इस बात का है कि यानी ऐसे देखिए सच बोलना चाहिए। कभी कुरान मजीद सामने रख ले, कुरान मजीद सामने रखे झूठ सच बोल रहे हैं आप हमको, यानी ना वो अदालत है ना वो ट्राइब्यूनल है, एक इंतजामी इदारा है। लेकिन आपने उसको तौबा नौज़बिल्लाह आपने ऐसा बना दिया या खुदा ना खासा कोई रब के करीब आदमी है या फिर गॉड से किया, वही दुनिया का आदमी है, नालायक तरीन लोग हैं ना, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर, नालायक तरीन लोग हैं। इस पर्चे के बाद तो उनकी नालायकी इस हद तक आ गई है कि उन्हें अपने से खुद ही मुस्ताफी हो जाना चाहिए, वरना ये पर्चा जो है उनके लिए एक ऐसा अजाब बनेगा, रात रात जाग सोया डरौने ख्वाब आया करेंगे, क्योंकि ये वजह बननी है उनके खिलाफ सुप्रीम जूडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने की। ये कुछ लोग कबर हालात अपने लिए खुद बना दिए
आज भी माफी मांग ले कौम के लिए, कौम के सामने आकर माफी मांगे, अभी माफी मांगे आकर कौम से और कहे कि हमसे गलती हुई है। और मैं जो बताऊं ना आपको, जी जी, हम जब होते थे ना हमारे बड़ों से है ना, जी जी, तो मैंने कई ऐसे पर्चे खत्म करवाए हैं, खुद आगे ये गलती होगी है, माफी चाहते हैं, माजरत चाहते हैं। हाँ, वो उसका एक तरीकाकार है। ठीक है, अजहर सिद्दीक भाई साथ मौजूद रहिएगा। देखें सदाकत बासित साहब स्टूडियोज में बैठे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि इनसे भी मजीद। तो बासित साहब क्या लाहेअमल है आप लोगों का आगे? देखें, जो हमारा स्ट्रीट पॉलिटिक्स, मैंने अपने सदीक साहब की बातें सुनी हैं जी, देखें, अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए कि लोग अपने आप को डिसएनफ्रेंचाइज समझें, सिस्टम से मायूस हो जाएं, जैसे लोग हमारे मुल्क से बाहर जाना शुरू हो गए। मैं कल एक बड़े बिजनेसमैन के पास बैठा हुआ था, बड़ा मशहूर कोई मेरा सियासी, उनसे, हालांकि वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी से थे जी, तो वो कहते यार मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं इस पाकिस्तान से बाहर निकल जाऊँ। तो ये ऐसे हालात क्यों आ रहे हैं कि लोगों को इदारों पे, हमारे निज़ाम पे एतबार अगर उठ जाता है तो 22 करोड़ लोगों का ये मुल्क है, कोई छोटा मुल्क नहीं है दुनिया में। मेरे ख्याल में हम 5वें, 6वें, 7वें नंबर पे आबादी के लिहाज से मुल्क हैं। तो इस मुल्क को हमारी आंखों के सामने सिर्फ कई लोग किसी की अना की खातिर कुर्बान किया गया और एक गलती की गई। अब उस गलती से निकलने के लिए मैं समझता हूँ गलती दर गलती दर गलती दर गलती, एक गलती को कवर करने के लिए आप पूरे पाकिस्तानी लोगों से कोई भी इदारा, कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे कोई और है, वो टक्कर नहीं ले सकता। और इदारों की भी मजबूती है कि जब लोग उन पे एतकाद करते हैं, उनके पीछे खड़े होते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो हम एक गलत तरफ जा रहे हैं, लोग डिसएनफ्रेंचाइज होते जा रहे हैं, इदारों के और अवाम के दरमियान जो है ना बढ़ रहा है। वो गैप अगर खुदा ना खासा बढ़ता है तो कोई जी शऊर पाकिस्तानी ये कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान किसी ऐसी तरफ रियासत की तरफ जाए जो एक फेल्ड स्टेट हो, एक ऐसी रियासत की तरफ जाए जिस पे लोगों का एतबार ना हो। क्योंकि हम लोग जो हमारी जनरेशन है, हमें तो बचपन से ही के नाम जब आता है, मुल्क का नाम आता है, तो हमारी एक पूरे जिस्म में एक थोड़ी सी ताकत आ जाती है, रोंगटे खड़े जाते हैं जब पाकिस्तान के बारे में कोई बात करे, जब पाकिस्तान की किसी जंग के बारे में बात करे। तो उस मुहिब्बुल वतनी का आज जब मैं बड़ा होकर देखता हूँ कि यार ये क्या है कि मतलब एक तरफ यानी जो लोग जो खाली किसी इदारे पे तनकीद करते हैं उनको आप यानी हीनियस क्राइम्स वाले मुजरमों की तरह ट्रीट करते हैं, और दूसरी तरफ जो चोर उचक्के हैं जिन्होंने इस मुल्क को गरीब किया, लूटा, उनको अगर 1100-1200 अरब रुपए का NRO मिल रहा है, यहाँ पे रेंटल पावर वाले, यहाँ पे लंदन फ्लैट वाले, और यहाँ पे मकसूद चपड़ासी वाले और मंजूर पापड़ वाले और फलूदे वाले लोगों के ओपन एंड शट केसेस क्लोज किए जा रहे हैं और लोगों को पकड़ा जा रहा है। साहब का रेफरेंस वापस हुआ जी, आज वापस लोगों को पकड़ा जा रहा है खाली तकरीर करने पे और तनकीद करने पे। तो क्या हम ये 21वीं सदी 2023 में हैं या को 50 साल पीछे हैं? सर, खान साहब जमान पार्क में ही रहेंगे या KPK शिफ्ट हो रहे हैं? देखिए ना, KPK मेरा नहीं ख्याल कि वो शिफ्ट हो रहे हैं। इमरान खान साहब इस कौम के दलेर लीडर हैं, वो इंतहाई ज़ख्मी हैं और सबको पता है, तकलीफ़ में भी हैं, लेकिन इस तकलीफ़ में भी इमरान खान, हम जाते हैं तो पट्टियाँ बांध के उसके ऊपर वो क्या होता है, वो प्लास्टर चढ़ा होता है उनकी टांग पे, वो बैठ के स्प्लिंटर लगा के चल रहे होते हैं, मीटिंग कर रहे होते हैं। तो और वो अपनी एक ड्यूटी कर रहे हैं, 70 साल का आदमी। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो लाहौर रहें या पेशावर रहें, इनको मैटर करता है। असल बात यह है कि क्या इमरान खान ने कोई चोरी की है, इमरान खान ने को मुल्क लूटा है, इमरान खान ने तो अस्पताल बना के दिए हैं, यूनिवर्सिटियां बना के दी हैं, उसके ऊपर भी पार्टियां बना के दी हैं, नौजवानों को एक होप दी है। तो इमरान खान के मुकाबले में चोर और चक्कों की हुकूमतें अगर इमरान खान को कहते, मैं समझता हूं इमरान खान पाकिस्तान का ब्रांड है। आप पाकिस्तान के ब्रांड को टारगेट करना चाहते हैं और जिन्होंने पाकिस्तान को दूसरी तरफ लूटने वाले हैं वो अगर यहाँ पे, तो मैं वही जगह ना, एक आम नौजवान मायूस हो रहा है कि पाकिस्तान में ईमानदारी, कुर्बानी, हुब्बुल वतनी, पाकिस्तान के लिए काम करने वालों को आप टारगेट कर रहे हैं, और जो उन्होंने अन्यवाह लूटा है और 30-35 साल इस मुल्क को अपनी मंजिल से पीछे किया, वो अगर यहाँ का आज क्या कहते हैं, वो रोबदार या क्या कहते हैं, वो एक इज्जतदार बंदा है, और जो लोग जो पाकिस्तान का मोहब्बत करते हैं उनको आप ज़ीरो ख्वार करेंगे, तो मुझे डर है, मुझे खौफ है कि पाकिस्तान जो है वो उसके लोगों के दरमियान और रियासत के दरमियान गैप बढ़ रहा है। इस सिनेरियो के अंदर अगर इलेक्शन होते हैं पंजाब के और KPK के, आपको लगता है कि वो फेयर होंगे?
जो बना हुआ है। केपीके को छोड़ दें, पंजाब की बात करें। केपीके में पंजाब की बात लिहाज से हमारा किरदार क्या था? हमने केपीके में अपना कैरेक्टर शो किया, नेशनल कैरेक्टर शो किया, एक स्टेट्समैन का किरदार अदा किया, और एक जो हमारी ऑपोजिशन है वो भी खुश है और हम भी खुश हैं, और इंशाअल्लाह वो जो इलेक्शन होगा उस पर कोई उंगली नहीं उठेगी, अल्लाह करे ना उठे। ये तो पहले दिन से ही बेईमानी है ना। अब मुझे बताएं कि इस मोहसिन नकवी जो उसने 3 दिनों में वो कर चुका है, कैसे आप उससे फेयर इलेक्शन की तवक्को कर सकते हैं? तो खुदा न खास्ता जब मुल्कों में इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शंस जो है ना वो रजीम चेंज का एक टाइम होता है, और उस दौरान में एक वैक्यूम होता है, उस दौरान में अगर कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी तहरीक चल पड़ती है, तो हमने पाकिस्तान में बड़े ज़ख्म खाए हुए हैं। पाकिस्तान ने शेख मुजीब के इलेक्शन में जो कुछ किया था, आज हमने इस मुल्क ने कीमत अदा की है। ऐसा ही। तो अब खुदा न खास्ता, मैं तो ये एक परेशान हूँ। मैं अपनी आज से 10 दिन पहले मेरी हुकूमत थी, हमने वो कुर्बान इसलिए नहीं की थी कि हमें इन चोरों चक्कों के हवाले करके जनाब आप पकड़ के तो इसको ख़राब करेंगे। इनकी जगह कोई और होता तो एक्सेप्टेबल था। देखें, मैं कहता हूँ आपको आप साफ़ी हैं, मैं एक सियासतदान हूँ, पहले सियासी कारकुन हूँ, सियासतदान बड़ा लफ्ज़ होता है। मैं कहता हूँ आपको नज़र नहीं आ रहा, आपको इनसे कोई फेयर इलेक्शन कराने की जो एक ज़ाहिरी इनकी अलामत आपको नज़र आ रही, मुझे तो नज़र नहीं आ रही। इसलिए वजह क्या है? उनको पता है कि हमने हार जाना है। ये सारी ज़िंदगी बेईमानी करके, टक्के मारी करके ये यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आज उनको लग रहा है कि पाकिस्तानी लोग खड़े हो गए और इमरान खान इज इमर्जिंग एज अ नेशनल लीडर। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो पंजाब में भी है, केपी में भी है, बलोचिस्तान में भी है, सिंध में भी है, जीबी उधर पे, ये तो सारे अपने टुकड़ों में इन्होंने सियासत की है। मुत्तहिदा हुकूमत सर, मुत्तहिदा हुकूमत एक क्वेश्चन रेज करती है विच इज़ अ वैलिड क्वेश्चन, मैं भी समझता हूँ कि वो वैलिड है, कि आप लोग कहते हैं कि हमने कौमी असम्बली में वापस इसलिए जाना है ताकि मुशावरत की जा सके इंटरम सेटअप के ऊपर मुमकिन है, लेकिन जब इधर थे पंजाब में, इधर भी तो मुशावरत होने के बाद कुछ नहीं हो सका, तो मर्जी उनकी अपनी चली ना। देखिए, तो ये लॉजिक आप नहीं समझते कि ये फेल लॉजिक थी? देखिए, फ्लॉप लॉजिक हमारे हमने इस्तीफे दे दिए थे, और इस्तीफे 10 दिन 15 दिन 1 महीने तक उनको मंजूर हो जाना चाहिए था। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने इन्होंने पूरे 9 महीने हमारे इस्तीफे कबूल नहीं किए, फिर उसके बाद 11 कर दिए, फिर उसके बाद 35 कर दिए, चुन के लोगों किया। तो उस पर हमने ये नहीं, अब हमने कहा कि हम असेंबली में तो नहीं बैठेंगे, हमने कोई असेंबली में नहीं बैठा था। हम चाहते थे कि इलेक्शन करने के लिए हमने चूंकि इस्तीफे दिए थे तो उनको प्रेशराइज करा के इस्तीफे कबूल हो। तो अब क्या आज भी डिनोटिफाई हो गया ना, खत्म हो गया ना, हमारा टारगेट पूरा हो गया। अच्छा। हमने इलेक्शन हम चाह कह रहे थे, आपकी सीटें खत्म हो गई, हमारी 8% लोग बाहर बैठे हैं, 64% पाकिस्तान में इलेक्शन ड्यू हो गया, 36% पाकिस्तान ये कराएंगे नहीं ना, वो तो अब अदालतों का काम है ना। 36% पाकिस्तान का नुमाइंदा हुकूमत में बैठा है, 64% हल्के खाली हैं। तो क्या अब हमें 64% में हमें बाई इलेक्शन कराना चाहिए या कौमी इलेक्शन करा के? असल बात है, वो नहीं कराते तो फिर तो अगर देखें ना, अगर आप और इदारे मेरे आइन को नहीं मानते तो फिर आप मुझे कैसे कहेंगे कि आप आइन को मानो? जब मैं आइन को नहीं मानूंगा तो हम बनाना रिपब्लिक में जिसकी लाठी उसकी बैंड। यही बात आज इमरान खान साहब ने की थी। सदाकत अली अब्बासी साहब स्टूडियोज में तशरीफ लाए, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कमर दिलशाद साहब मौजूद थे, अजहर सिद्दीक साहब मौजूद थे, हिबा चौधरी साहब कमिटेड थी, कोई टेक्निकल इशूज़ की वजह से ज्वाइन ना कर पाई। आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।